एक क्वेश्चन पूछूंगा, कैश मार्केट में पैसा कमा सकते हो ट्रेडिंग से? कैश में कमा सकते हो, कमाया है, ठीक है। अगर कमा रहे हो तो ऑप्शंस में जाना, और अगर नुकसान कर रहे हो तो ऑप्शन में मत जाना, क्योंकि ऑप्शन क्या करता है, केवल आपके व्यू को मल्टीप्लाई करेगा। अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो 50 रुपए का और आप रेगुलरली बनाते हो, आपको 50 रुपए कमाने आ गए, तो अब आप ऑप्शन से 500 रुपए कर सकते हो। लेकिन अगर आप 50 रुपए का नुकसान कर रहे हो तो ऑप्शन में 5000 रुपए का नुकसान मल्टीप्लाई होगा, वहां प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई होगा, नुकसान भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए ऑप्शंस को टच अभी मत करो जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हमको कैपिटल मार्केट में या कैश मार्केट में ट्रेडिंग करनी आ गई है। जिस दिन ये BMW चांदनी चौक में निकल जाएगी तब मानूंगा बिना स्क्रैच के कि आपको ट्रेडिंग आ गई, ठीक है। BMW चांदनी चौक में चलाना, अब तो खैर चांदनी चौक बंद कर दिया, लेकिन मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, वहाँ से कोई गाड़ी निकाले तो यार ये है ड्राइवर, ठीक है, तो मेहनत लगेगी। खैर एनीवेज, मोटा माटी जो अब हम देख रहे हैं, सब लोगों का केवल एक ही मोटिव है, हमको यहाँ पर सीखना है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, राइट। अब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सीखना है। अब मैं बात करता हूँ IFMC क्यों। IFMC क्यों? रीज़न केवल एक जो मैंने देखा है और जो मैंने अपने स्टूडेंट्स से सुना है, केवल एक, कि IFMC की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो बाकियों से डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्यों है? जितने भी इंस्टीट्यूट्स, जितने भी फेसबुक, सोशल मीडिया, जितने भी इन्फ्लुएंसर, जितने भी इंस्ट्रक्टर्स, मेंटर्स हैं, वहाँ पर अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस या ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीखनी है तो क्या टेक्निकल एनालिसिस कोई डिफरेंट है? MACD, RSI, बोलिंगर बैंड, पैराबोलिक सार, ये तो किताबी हैं। जो IFMC सिखाएगा वो X सिखाएगा, वही Y सिखाएगा, क्योंकि वो तो चेंज हो ही नहीं सकता। MACD चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। RSI चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर IFMC क्या है? क्यों IFMC? क्या हम टेक्निकल एनालिसिस को सीख के, आप तो कई सालों से हो, अगर हम केवल टेक्निकल एनालिसिस को सीख के क्या हम स्टॉक मार्केट में कोई झंडा गाड़ लेंगे? अगर गाड़ना होता तो कितने गाड़ चुके होते, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस को सीखना और उसको अप्लाई करना, उसका एप्लीकेशन बहुत डिफरेंट है। और यही फर्क है IFMC के अंदर कि IFMC की अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। अब कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? हर इंस्टीट्यूट, हर बहुत जगह आपको कहेंगे जी हम आपको स्ट्रैटेजी सिखाएंगे, ठीक है। सबकी अपनी, किसी ने नाम रख दिया, मेरी A, मेरी B, मेरी C, कि जी वहाँ UDTS है तो हमारे यहाँ भी C है। वो स्ट्रैटेजीज और इस स्ट्रैटेजी, कॉपीराइट स्ट्रैटेजी में फ़र्क क्या है जरा समझें। कॉपीराइट मतलब एक वो चीज़ जो मार्केट से अलग है। UDTS के अंदर हमने कोई टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ नहीं किया, कोई चार्ट पैटर्न्स को यूज़ नहीं किया, और उसके बेसिस के ऊपर हमने एक आम तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ना सीखा है। और वो एक डिफरेंट तरीका, एक रॉ चार्ट्स को पढ़ना, चाहे वो कैंडल चार्ट्स हो या लाइन चार्ट्स हो, वो IFMC को डिफरेंट बनाता है। और जब आपके पास ये बेस हो जाता है और इसके बाद आप जाते हो टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने, तब आपको समझ में आती है कि टेक्निकल एनालिसिस की असली इंपॉर्टेंस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस केवल एक इंडिकेटर्स हैं, वो सब जगह वही हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से MACD लगाई, वो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन आ जाएगी, इसके ऊपर लाइन गया तो बाय, इसके ऊपर लाइन गया तो सेल। लेकिन जब तक आपके पास बेस नहीं होगा आप इसके अंदर प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। सीख तो जाओगे, प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो मेन चीज़ कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज है हमारे पास, हमारे अपने लर्निंग स्क्रीनर्स हैं, चाहे वो फंडामेंटल्स के हों, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग के हों, किस तरह से हम स्टॉक्स को छांटते हैं। और फाइनली लास्ट में ट्रेड मॉडल, UDTS ट्रेड मॉडल, एक पूरा मॉडल तैयार किया है और उसके अंदर 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स के थ्रू जब आप निकल के जाते हो तो आप एक बेस्ट एंट्री पॉइंट, बेस्ट स्टॉक जो बढ़ने वाला है उसको चूज कर सकते हो, बेस्ट एग्जिट पॉइंट उन स्टॉक का जो गिरने वाला है उनको चूज कर सकते हो। और बड़ी बात, इन एंट्री पॉइंट और इन एग्जिट पॉइंट को जो आप निकालोगे कोई टेक्निकल एनालिस्ट चैलेंज नहीं कर सकता, जो कि आपने निकाला है बिना टेक्निकल एनालिसिस के। शायद बहुत सारी चीज़ें मेरी अभी नहीं समझ में आ रही होगी, आप लोग बिगिनर्स हो, लेकिन मोटे तौर पे ये समझ लो
कि अगर मुझे स्टॉक मार्केट की में ट्रेडिंग की बात अगर करूं, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को अगर जीतना है तो दो पार्ट होते हैं, ध्यान से। पहला टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल पार्ट, दूसरा मार्केट बिहेवियर। टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, मार्केट बिहेवियर नहीं पता, फेल हो आप। अब मार्केट बिहेवियर को कैसे पढ़ें? कोई किताब नहीं है, कोई ब्रांडेड किताब मार्केट बिहेवियर के ऊपर नहीं है जो आपको ये बता दे कि मार्केट का बिहेवियर को कैसे पढ़ते हैं। ये भाई साहब मेरे ऑफिस में आते हैं रोज, ये मेरे को जानते हैं, मैं इनको 1 साल से जानता हूं, मैं इनके बिहेवियर को पहचानता हूं। तो ऐसे ही मार्केट का भी बिहेवियर होता है। मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है समझ में आए, कोशिश कर रहा हूं। अब इन भाई साहब को मेरे को पता है यार ये आएंगे, चाय पियोगे? नहीं यार चाय नहीं पीऊंगा। 5 मिनट बाद मुझे पता लगा कि चाय पिएगा ही पिएगा, ले आई चाय, चाय आई, इसने पी ली। क्यों? क्योंकि मुझे पता था इसका बिहेवियर क्या है। ये मना तो करेगा लेकिन चाय पिएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको जानता हूं। वो अब क्या, ये तो मैंने समझा ना, महसूस किया। अब ये महसूस मैं किसी को कैसे सिखाऊंगा? अगर कोई कहे कि अब ये बिहेवियर को आप किसी को समझाओ कि इसके ऊपर किताब लिख दो, पॉइंट लिख दो, मैं कैसे समझाऊंगा? इसीलिए शायद इसके ऊपर किताबें नहीं हैं। सेम वे इसको जोड़ रहा हूं अब मार्केट के साथ। आपने एक रेजिस्टेंस या स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट वहां तक आई, ठीक है, आपको मार्केट के बिहेवियर का ज्ञान नहीं था, आपने कहा स्टॉप लॉस गया, स्टॉप लॉस काटो और ये मार्केट यहां से ऊपर हुआ। लेकिन अगर मार्केट के बिहेवियर का ज्ञान है, आपको पता है यार ये आएगा चाय पिएगा, नहीं, मुझे पता है चाय पी के जाएगा, तो ये स्टॉप लॉस के नीचे तो रुक गया लेकिन ये चाय पी के जाएगा, तो मैं रुक गया, मेरा स्टॉप लॉस नहीं कटा। मैंने कोशिश करी है समझाने की, एक उदाहरण के माध्यम से शायद समझ में आए। तो मार्केट बिहेवियर और टेक्निकल एनालिसिस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं अपनी ट्रेडिंग को जीतने के लिए। और हमने कोशिश ये करी है पूरी टीम ने मिलके कि हमने यूनिटीएस के अंदर जो आईएफएमसी का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, जो कॉपीराइट स्ट्रैटेजी है, 13 मिलियन से ज़्यादा वर्ल्ड ओवर लोग इसको देखते हैं। मेरे ख्याल में जो मैंने आज लास्ट 3-4 साल पहले देखा था, उस समय करीब 150 कंट्रीज से ज़्यादा लोग इसको देख चुके हैं। क्यों? क्या खासियत थी इसमें कि हमने इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूं, टेक्निकल्स की बात कर रहा हूं, रॉ टेक्निकल्स जो चार्ट्स के ऊपर हम समझते हैं, और उसके साथ हमने इसके अंदर इनबिल्ट कर दिया मार्केट बिहेवियर कि अब ये जब ये सारे पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे, टेक्निकल और साथ में मार्केट बिहेवियर भी हमने इसके अंदर डाल दिया, तो अब गलती की संभावना नहीं है। अब आपको मार्केट बिहेवियर आता है या नहीं आता, लेकिन ये जो पैरामीटर्स हैं ये सब कुछ कवर कर रहे हैं। तो हमने इसको लेके एक पूरा मॉडल तैयार कर दिया। लास्ट में जब आप लोग यूनिटीएस करोगे, करीब 7-8 क्लासेस यूनिटीएस की होंगी। यूनिटीएस से पहले आप लोगों का एक बिगिनर मॉड्यूल होगा जो लोग कर रहे हैं। बिगिनर मॉड्यूल के अंदर आईएफएमसी क्या बताना चाह रहा स्टूडेंट्स को, हाउ टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट। आप 8 क्लासेस के बाद बिना फंडामेंटल एनालिसिस के, बिना किसी कंपनी के बैलेंस शीट को पढ़े, आप 8 क्लासेस के बाद बेस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हो। चैलेंज करता हूं। आपको रिलायंस के बारे में पता है कि नहीं पता, आपको टाटा के बारे में पता है कि नहीं पता, छोड़ दो, कैसे होगा वो आप देख लेना, और उस पोर्टफोलियो को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ले जाना किसी के पास भी। केवल 8 क्लासेस बिगिनर, वो आपको ये समझा देगा भाई साहब इन्वेस्ट कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है, क्लियर। दूसरा मॉड्यूल ट्रेडिंग का आएगा, वो आएगा यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज। 8 क्लासेस, 8 क्लासेस के बाद एक बनेगा ट्रेड मॉडल, जिसके अंदर सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और 10 बजे ट्रेड लेंगे, 15 मिनट का टाइम होगा, आप सब लोग अपने अपने ट्रेड लोगे उसी हिसाब से जैसे आपने ट्रेड मॉडल सीखा है, और उन ट्रेड्स को हम आपके साथ यहाँ पर लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे कि जो आपने ट्रेड लिए, आपने जिनमें व्यू बनाया वो सही था कि नहीं, और 70 to 75% आपके व्यू, मैं अभी बोल रहा हूं, बिल्कुल ठीक होंगे। और अगर व्यू ठीक हो गया तो स्टॉक मार्केट आधी जीत ली। अगर एक स्टॉक बढ़ने वाला है या गिरने वाला है, मैं अगर इतना ही पता लगा लूं तो मैं जीत गया ना। अब तो बस ये रह जाएगा कि प्रॉफिट कितना आएगा, कम आएगा या ज्यादा आएगा। लेकिन एज ए इंट्राडे ट्रेडर या एज ए ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडिंग की क्या परिभाषा है? प्रोफेशनल ट्रेडर वो है मेरे हिसाब से जो शाम को पैसे लेके घर जाए, चाहे 500 रुपये ले जाए या 50 रुपये ले जाए,
लेकिन पैसे घर ले जाए। कोई बात नहीं, डेली में नहीं आया तो 4 दिन में, महीने के एंड में 24 दिन होते हैं, नेट में हाँ भैया 10,000 आए हैं, वो मेरे हिसाब से प्रोफेशनल ट्रेडर है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई सैलरी नहीं है। जो 9 से 3:30 मार्केट में बैठेगा और 3:30 के बाद अपना होमवर्क भी करेगा अगले दिन के लिए, तो उसको वो कहीं जॉब नहीं कर सकता। अब इसके ऊपर भी क्लियर करूंगा। महेंद्रगढ़ से पूरा नाम क्या था शर्मा जी? सुमित, आप आए हो, सबके सामने आपने आते ही मेरे से क्वेश्चन पूछा था, डिस्कस कर लूँ सबके साथ। सुमित ये कहते हैं कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं अब इसके अंदर इतना घुस चुका हूँ कि मेरा मन है कि अब मैं जॉब को छोड़ूं और अब मैं फुल फ्लेश्ड यहाँ आ जाऊँ। तो मैंने सुमित को केवल इतना बोला कि नहीं बेटा, जॉब नहीं छोड़ना अभी। क्यों? क्योंकि मुझे एक जो मेरा टारगेट है वहाँ तक जाने में कुछ फ्यूल लगेगा, पेट्रोल लगेगा ना, तो वो पेट्रोल के पैसे कहीं ना कहीं से चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस मुझे जब तक तेरे को वहाँ तक जाने के लिए चाहिए, उसके लिए अभी अपनी जॉब नहीं छोड़ो। सब कुछ छोड़ के स्टॉक मार्केट में ऐसे मत आ जाओ पागलों की तरह। ये पागलों का बाजार नहीं है, ये समझदार लोगों का बाजार है। इसीलिए हम कहते हैं कि इम्पेशेंट लोगों का पैसा पेशेंट वाले लोगों के पास, जिनके पास पेशेंस है, पेशेंट नहीं, जिनके पास पेशेंस है वो लोग पैसा ले जाते हैं, उन लोगों का जो इम्पेशेंट है। तो इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम है, बहुत यंग हो, 6 महीने के बाद वो मौका आ जाएगा। लेकिन जॉब छोड़ के, परिवार छोड़ के स्टॉक मार्केट के पैशन को करना वो गलत है। क्योंकि आप कितना भी सीख जाओगे ना शर्मा जी, तब भी एक्सपीरियंस तो चाहिए। आज बहुत बढ़िया दिन है, 25 नवंबर 2023। आज पूरे 31 साल हो गए मेरे को स्टॉक मार्केट में आए हुए। 25 नवंबर, अभी मैं शर्मा जी से यही बात कर रहा था, 25 नवंबर 1992 में मैं स्टॉक मार्केट में आया हूँ, जब मैं शायद 2nd ईयर में था, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, पढ़ने में शौक नहीं था, घर वाले कह रहे थे इंजीनियर बन जा, वो दुनिया भर के एग्ज़ाम दिलवा दिए, पास हुए नहीं, नंबर आना नहीं था। ये था कि यार साल ख़राब ना हो, तो बीए में एडमिशन ले लिया। अब वो बीए में एडमिशन ले लिया था कि चल डिग्री तो मिल जाएगी। और उसके साथ साथ हर्षद मेहता का कांड हुआ 1992 मार्च में। स्टॉक मार्केट में रुझान बना, किसी के थ्रू आसफ अली रोड में ब्रोकर के यहाँ जाके जॉब में लगी, और वो दिन और आज का दिन मैंने ये प्रोफेशन को छोड़ा नहीं। अब ये लगा लो कि 92 में जब हर्षद मेहता का कांड हुआ, उस समय कितनी नेगेटिविटी थी मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा। और हमारे पास, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास लर्निंग का कोई वो नहीं था। अभी ये लर्निंग 2003 के बाद स्टार्ट हुई है। उससे 92-93 में टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन स्ट्रेटेजी के कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं होते थे, कोई पढ़ाने नहीं आता था। आप अपना जो पढ़ना था वो पढ़ लो। हमने जो कुछ सीखा अपनी गलतियों से, अपने नुकसान से, लोगों के नुकसान से, लोगों को हमने सुसाइड करते हुए देखा आईटीओ की बिल्डिंग से। आज भी याद है वो मंजर। हर्षद मेहता का कांड हुआ था, उसके बाद 2001 में आईटी का बबल फटा था। तो ये कुछ ऐसे ऐसे वो हैं जो पिछले मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप में बहुत सारे लोग हैं जो 2010 के बाद वाले हो गए, और मुझे लगता है सारे के सारे 2010 के बाद वाले हो आप। कोई ऐसा है जो 2010 से पहला वाला है? कोई नहीं है ना। तो जब 2010 से पहले वाला कोई यहाँ बंदा ही नहीं है, तो आपको वो मार्केट पता ही नहीं होगी कि मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट कैसे बर्बाद कर सकती है। तो डराने का मकसद ये है कि आप लोग कॉशियस रहो। इतना आसान नहीं है जितना हम इसको मान लेते हैं। बर्बाद कैसे होते हैं? 5 दिन में बर्बादी दिखाऊं? हुई है। 10 लाख रुपए का माल लिया था, 50 लाख रुपए ब्रोकर को जमा कर दिए थे, ठीक। और उसमें भी मेरे को अपने, मेरे ख्याल में 3 या 4 लाख रुपए थे मेरे पास। 6 लाख रुपए दोस्त यार दोस्त थे कि भाई मेरा भी कर ले, मेरा भी कर ले, मैं दे दूंगा तेरे को। तो मैंने अपना इधर उधर से करके वो 10 लाख रुपए के अगेंस्ट 50 लाख का माल खड़ा कर दिया। 4 दिन के अंदर 50 लाख का माल 32 लाख रह गया, 4 दिन के अंदर। अब आप कहोगे कि सर बेच देते, लगता ना बेच देते, बिकता नहीं है। ओनली सेलर के फ्रीज देखे हैं कभी? नहीं देखे, अभी लगे भी नहीं है बहुत ज़्यादा। जरा एक आध कोई घटना होने दो, फिर फ्रीज दिखाऊंगा कि माल बिकता नहीं है। तो मार्केट में कैसे पैसे साफ होते हैं वो हमने देख लिए हैं। एक्सपीरियंस चाहिए, हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे। बिना एक्सपीरियंस के प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, और एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस से ही आएगा, ट्रेड करके ही आएगा। और हाँ, राइट स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, ये है कंप्लीट रेसिपी
प्रोफेशनल ट्रेडिंग की। ठीक है, तो अभी हमने बात करी बिगिनर्स की मॉड्यूल, फिर हमने बात करा यूडीटीएस क्या सिखाएगा। यूडीटीएस में 8 क्लासेस के बाद ट्रेड मॉडल होगा। ट्रेड मॉडल में लाइव ट्रेड होएगी। लाइव ट्रेड मतलब होगा तो कॉपी पे ही, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि यार मैं किस पानी में हूँ। ठीक है, उसके बाद शुरू होगा टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस का मायने समझ में आएगा आपको कि जो अभी तक आपने, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब और इधर से पढ़ के आते हैं, तब आपको अब समझ में आएगा कि एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस क्या है। हैमर, सबको पता है हैमर क्या होती है ना, इन्वर्टेड हैमर। हैमर अगर मार्केट गिर रहा हो और हैमर बन जाए तो खरीद लो, मार्केट बढ़ेगा। बढ़ेगा कहते हैं बढ़ेगा, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। तो वही वाली बात है कि हॉस्पिटल पहुंच गए, भाई साहब 5 लाख लगेंगे, पेशेंट बच जाएगा, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता। तो सेम वे, तो हैमर कब यूज होना है, हैमर को कब हमको देखना है, वो हम सिंक करते हैं और चीज़ों के साथ जब हमें एक राइट वे में प्रोबेबिलिटी टू विन को पता लगता है। देखो स्टॉक ट्रेडिंग क्या है, स्टॉक ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। स्टॉक ट्रेडिंग गैम्बलिंग है अतुल जी? गैम्बलिंग नहीं है। ये अगर जो है ना स्टॉक मार्केट में नहीं चलता। मेरे साथ और मेरी क्लास में अगर मगर तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। अगर ये हो गया तो वो ये टीवी वाले जो आते हैं ना टेक्निकल एनालिस्ट, वो कहते हैं कि 100 के ऊपर जाएगा तो ये 105 जाएगा, अगर ये 98 के नीचे जाएगा तो 95 आ जाएगा। ठीक है, ये अगर मगर फुद्दू बनाने के काम है। अगर मगर मत करना, या तो है या नहीं है। तो स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या नहीं है? नहीं है। ये जितने यहाँ बैठे हैं ना, सब खुश करने के लिए बैठे हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। कौन कहता है स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है? स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। सिगरेट के ऊपर लिखा होता है क्या? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो और ये लिख के सरकार क्या करती है? अपना जान छुड़ाती है कि भाई साहब पियो ना पियो, मेरे को रेवेन्यू चाहिए, मैंने रेवेन्यू लिया, अब तुम मरते हो तो मर जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है। उसने आपको बता दिया, वार्निंग दे दी। स्टॉक मार्केट में भी लिखते हैं, म्यूचुअल फंड की बहुत सारी ऐड आती है ना, बढ़िया बढ़िया। आजकल बड़ी खुशी होती है, हर आदमी कहता म्यूचुअल फंड के ऐड को देख के लगा दो, म्यूचुअल फंड सही है ना। लेकिन लास्ट में नीचे आती है लाइन, वो कोई नहीं पढ़ता। क्या लिखा होता है? हाँ, स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, या इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये लिख के जान छुड़ाओ। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। अब गैम्बलिंग क्यों है? ऐसी कोई भी चीज़ जहां हमको 100% रिटर्न ना मिलते हो, वो गैम्बलिंग है। क्या स्टॉक मार्केट 100% कहता है कि मैं 15% दूंगा? म्यूचुअल फंड कहते हैं ना कि हम आपको 15 से 18% देंगे। आप जब डिटेल में कहोगे देंगे, पक्का देंगे ना, क्या नहीं सर, आप 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो, 21% तो दिया ही है, हम तो 15 ही बोल रहे हैं। लिख के दोगे? नहीं, लिख के नहीं देंगे, है ना। तो स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग है। मेरी क्लास में तो देखो गैम्बलिंग है। ठीक, अब अगर गैम्बलिंग है तो क्या हम गैम्बलिंग को सीखने बैठे हैं या हम गैम्बलिंग करने बैठे हैं? अब गैम्बलिंग को जीतेंगे कैसे, क्या सीखेंगे? ये सिक्का उछाला, हेड या टेल, कुछ भी आ सकता है। कितने % चांसेस हैं कि हेड या टेल? चांसेस 50-50। मैंने सिक्का उछाला, हेड आएगा या टेल आएगा, चांसेस कितने हैं? 50। यानी कि मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50। गैम्बलिंग है ना। हो सकता है एक तरफ इन्होंने बोला हेड, हमने बोला टेल, हाँ। तो वो तो खोलने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। हाँ, तो गैम्बलिंग ही करी ना दोनों ने। हाँ, हम दोनों गेम में। मैंने कहा 10-10 रुपए दोनों रख दो, जो जीतेगा ले जाना। अब कौन जीतेगा कुछ नहीं पता। 50% चांसेस इनके हैं, 50% इनके हैं। तो स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी और गैम्बलिंग भी गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। गैम्बलिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी 50-50 और स्टॉक मार्केट में भी 50-50। नीचे से बुलाओ रिक्शे वाले को, आएगा, उसको बोलो भाई साहब मार्केट चल रही है, ये बताओ रिलायंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ा। अभी 2000 रुपये रिलायंस चल रहा है, 5000 1000 रिलायंस खरीदने हैं या बेचने हैं। वो कहा भाव जी खरीद दो, और ख़रीदा 2000 में, भाव हो गया 2010, मिल गए 10,000 रुपये। तो रिक्शे वाला तो प्रोफेशनल ट्रेडर हो गया, पैसे कमाए। प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है वो, उसने तो गैम्बलिंग करी है। भाई मार्केट क्या होगा, या तो रिलायंस बढ़ जाएगा या गिर जाएगा, तीसरी चीज़ तो होगी नहीं। तो क्या हुई? गैम्बलिंग ही तो हुई। यहाँ तक समझ में आ गया? अब बात आती है कि अगर मार्केट में गैम्बलिंग है तो इस गैम्बलिंग को जीतने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम केवल ये कर सकते हैं कि अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को 50 से बढ़ा दें। अभी क्या हो रहा है, मैं 10 बार सिक्का उछालूंगा, 5 बार ये जीत सकते हैं, 5 बार ये जीत सकते हैं।
अब मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इनकी प्रोबेबिलिटी 60 कर दूं कोई तरीके से, या चीटिंग करके या कुछ भी करके, तो अब 6 बार ये जीतेंगे, 4 बार ये जीतेंगे। आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 60, आपकी 40। फिर मैंने कुछ और कारनामा किया। मैंने क्या किया, चलो अब इनकी चांसेस 70 और इनके 30, तो इनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हो गई 70। सिक्का उछाला, 7 बार कौन जीतेगा, 3 बार ये, तो केवल मैंने इनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी, और अब चांसेस ये हैं कि जितनी बार सिक्का उछलेगा 10 में से 7 बार ये जीतेंगे। इसका नाम है स्ट्रैटेजी। अब स्टॉक मार्केट में हम कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं, बाकियों का तो मुझे पता नहीं। हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हम लोग केवल और केवल कैंडल चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं, और कैंडल चार्ट्स के अंदर मैंने अभी बताया कि हमने बिहेवियर, मार्केट बिहेवियर को ऐड कर रखा है। इसीलिए शायद ये यूडीटीएस क्या है, एक कॉपीराइट स्ट्रैटेजी है जो हिंदुस्तान के किसी और जगह आपको नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि ये कॉपीराइट है तो कोई और पढ़ा ही नहीं सकता। हाँ, आपको टेक्निकल एनालिसिस के 22 से 24 टूल होते हैं, उसके मिक्स एंड मर्ज करके उसी में से कई स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं। जो मैंने देखा है, MACD के साथ RSI बोलिंगर बैंड लगा दिया, एक स्ट्रैटेजी बन गई। MACD के साथ क्या है, इचिमोकू लगा दिया, पैराबोलिक सार लगा दिया, एक ने एक बना ली। तो लोगों ने बहुत सारे अपनी ऐसी दुकानें खोल रखी हैं, ठीक है, वो नाम की स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन वो क्योंकि ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस हम पढ़ते हैं, वो सारे टूल्स को मिला, कहते हैं ना, बंडल बना के अलग अलग पैकेट बना दिए, तो मेरे हिसाब से वो कोई काम की नहीं है। स्ट्रैटेजी वो जिसके अंदर हम टेक्निकल्स और मार्केट बिहेवियर दोनों को कैलकुलेट कर पाए। अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, MACD बोलिंगर बैंड, ये टेक्निकल्स तो कवर कर देंगे, लेकिन भाई साहब चाय पी के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनका बिहेवियर वो नहीं चेक हो पाएगा, राइट। तो अब हमने क्या किया, यूडीटीएस के अंदर कुछ पैरामीटर्स ऐसे डाल दिए कि अगर वो पैरामीटर पूरे होंगे तो 5000 स्टॉक्स में से मान लो ऐसे 5 स्टॉक हैं जो वो पैरामीटर पूरा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके अंदर हमारी प्रोबेबिलिटी टू विन बढ़ गई। मैंने 5000 स्टॉक्स में से 5 स्टॉक निकाले जो मेरे हिसाब से बढ़ेंगे, जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या है बढ़ने की, 10 में से 7, और 10 स्टॉक ऐसे निकाले जिनकी गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो मैं उनको बेच रहा हूं और इनको खरीद रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं, उसमें केवल और केवल स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है, ये तो क्लियर हो गया। बस हम गैम्बलिंग से कैसे बाहर निकलते हैं, हम विनर कैसे बनते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी टू विन को बढ़ा के। अब अगर मुझे पता है कि मैं 10 में से 7 बार जीतूंगा और 10-10 रुपये हर बाजी पे लग रहे हैं, 3 बाजी में मैं हार जाऊंगा, लेकिन नेट में पैसे ले कर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, गैम्बलिंग तो रहेगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी टू विन बढ़ जाएगी, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टूल और इंडिकेटर्स को हम यूडीटीएस के साथ मिलाते हैं और अपनी प्रोबेबिलिटी टू विन जो हमारी 70-75 हो गई है, उसको हम 80 तक लाने की कोशिश करते हैं, 85 तक लाने की कोशिश करते हैं। एक ट्रेडर जितना कहता ना, ये बहुत मंझा हुआ ट्रेडर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत वो है, उसका मतलब और कुछ नहीं है यार, ये बोलेगा तो इसके 10 में से 8 ट्रेड सही होंगे, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस इसके बाद आएगा, और उसके बाद आएगा ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ऑप्शन स्ट्रैटेजी मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक मिसकंसेप्ट है जो शायद सोशल मीडिया करता है कि हम आपको ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताएंगे जो विनिंग ही विनिंग है ना, हंस रहे हो ना आप, सुना है ना ये विनिंग विनिंग, भाई साहब नुकसान नहीं हो सकता, क्या ऐसा हो सकता है? ऑप्शन स्ट्रैटेजी जब भी प्रॉफिटेबल होएगी, जब भी विनिंग होएगी, जब आपका व्यू ठीक होगा, क्योंकि जब भी आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज करोगे ना, तो वो पहले आपसे पूछेंगे कि भैया आपका व्यू क्या है, इस स्टॉक में आप तेजी खेलना चाहते हो या मंदी खेलना चाहते हो, वो व्यू आपको बताना है और फिर स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। तो व्यू कहां से लाओगे? व्यू या तो आप अपना कोई बनाओगे, या टीवी से सुन लोगे, या कोई यार दोस्त बताएगा कि हिंदुस्तान लीवर ले ले, वो व्यू बन गया, या टीवी वालों ने बता दिया कि रिलायंस ले लो, वो व्यू बन गया, या आपने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा हुआ है, MACD RSI दुनिया भर के चार्ट्स लगा के आपने कहा यार प्राइस एक्शन में बन रहा है, ले लो, वो व्यू बन गया, या आपने यूडीटीएस या किसी और तरीके से अपना व्यू बनाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? व्यू मेकिंग। अगर व्यू गलत हो गया तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी का कोई भी स्ट्रैटेजी आपको नुकसान से नहीं रोक सकती। तो अब मैं आपके ऊपर आ रहा हूँ, आप कह रहे हो मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी करता हूँ, ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्कुल बंद कर देनी है जब तक क्लासेस चल रही हैं, बंद कर दो। यंग हो, सारी उम्र मार्केट चलनी है, अगर 2 महीने नहीं करोगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा, है अभी हो रहा है ना, तो इसका मतलब वो अगर जो नुकसान हो रहा है वो रुक जाएगा,
तो बच जाओगे ना। तो मेरी केवल रिक्वेस्ट, आपसे बहुत सीनियर हूं, आपकी उम्र में ये गलतियां मैं कर चुका हूं, इसलिए शायद बता पाऊंगा, अभी कुछ नहीं करना। आराम से देखो, जब अपनी बास्केट्स आपको बनानी आ जाए और वो 50-100 बास्केट्स में आपको लगने लग जाए कि हाँ यार अब मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, उसके बाद ऑप्शंस में चले जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों? आपके क्वेश्चंस थे, मैंने कहा था कुछ आप पूछ रहे थे, पूछो शर्मा जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सुमित ना, सुमित का ये क्वेश्चन है, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि आजकल मार्केट लगातार बढ़ रहा है और 2010 से 2023 तक ये पहले 13 साल ऐसे हैं कि जिसमें कोविड का एक फॉल को छोड़ के, कोविड में क्या हुआ था, 12 या 13 हज़ार से इंडेक्स सीधा आ गया था 7,500 पे कोविड के टाइम, और वो मात्र 10 या 12 दिन ही नीचे रहा और उसके बाद फौरन रिकवर हो गया। ये इंडिया के लिए बहुत ही, मैं कहता हूँ इंडिया बहुत सौभाग्यशाली रहा, या हमारे देश के लोग बहुत सौभाग्यशाली रहे कि ये 7 दिन में मार्केट पलट गई। अगर ये नहीं पलटती और ये 7 दिन के जरा से भी 70 दिन हो जाते तो कितने ही लोग बर्बाद होते कि पता ही नहीं लगता। और एक शायद 2001 और 92 से भी बड़ा झटका स्टॉक मार्केट को मिलता। तो इसीलिए शायद लोग उसको भूल गए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो 7-8 दिन लोग घरों में बंद थे, ज़्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इंडेक्स आधा रह गया था 13,000 का 7,500, आधा। जो अभी मैं बोल रहा हूँ आपको लग रहा है यार आधा, आज 20,000 का इंडेक्स 10 दिन के अंदर 10,000 रह जाए, सोचो जरा तुम्हारे पोर्टफोलियो का हाल क्या होगा और तुम्हारा हाल क्या होगा। ठीक है, तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 13 साल में केवल एक इंस्टेंस हुआ था जो लोग भूल गए हैं, इसलिए लोगों को केवल यही याद है कि स्टॉक मार्केट में पैसे बनते हैं, लेकिन आपको मार्केट के अंदर उतना ही पैसा हमेशा डाल के रखना है जितना आप झेल सको। कभी कोई बड़ी बात हो जाए तो आप कंगाली पे ना आ जाओ, 100 रुपये हैं 20 रुपये का काम करो। ठीक है, तो आपका जवाब यही है कि ये कभी भी हो सकता है। और हाँ, ये इस समय जो लगातार लोग पैसे डालते जा रहे हैं, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, हर आदमी, पहले 4% लोग काम करते थे, अब 7 से 8% हो गए हैं और ये 15% होते हैं, कोई देर नहीं लगेगी। तो जब तक ये लोग आते जाएंगे, हर पड़ोसी आपको पूछता जाएगा यार स्टॉक मार्केट में पैसे डाल दूं, तो समझ लेना कि अभी ये बबल बढ़ रहा है, अभी फटेगा नहीं। चलो एग्जांपल देता हूँ, मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाता था, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, आसफ अली रोड के ऊपर। मैं उस समय तो यार सेकंड ईयर का बच्चा जो है वो बच्चा ही लगता है, जरा सी दाढ़ी हैं, बहुत छोटे छोटे से होते थे हम, मेरी तो वैसी भी पर्सनैलिटी वैसी ही कम होती थी। और वहाँ होते थे बड़े बड़े लाले हैवी वेट चैंपियन सारे, जो सारा मैनुअल ट्रेड होता था। ये कंप्यूटर ट्रेडिंग नहीं था उस समय, मैनुअल था सारा। आप अब ऑफिस से फ़ोन आता था, इतने शेयर बेचने हैं आपको, वहाँ रिंग के अंदर बेचने हैं। उसके बाद थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते थे चाय वाय पीने के लिए, वो भी बाहर लाइन से, आज भी शायद बैठे हों, लाइन से मोची बैठे होते थे, कम से कम 60-70 मोची, जूता पॉलिश। ठीक है, और जो भी वहाँ, क्योंकि पैर सबके जूते ख़राब हो जाते थे, तो भैया पॉलिश कर दे, तो पॉलिश किया। और भाई उससे भी पूछ लो, और भी राजू क्या लग रहा है, कौन सा शेयर बढ़ रहा है? भाई साहब सन फार्मा बहुत तेजी है, क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज थी, क्योंकि सारा आगे उसी से पूछते थे। हाँ, क्योंकि वो सुन रहा है, भाई साहब सन फार्मा में बहुत तेजी है, अभी लेके आया हूं, वो भी ले रहा है जूते वाला। और ये सच्चाई है, कैमरे के सामने बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग देखेंगे, और जो मेरी उम्र के लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट को देखा हुआ है, उनको पता है जब तक ये कहानी, अगर जूते पॉलिश वाला, रिक्शे वाला, अड़ोसी पड़ोसी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड रहेंगे तो ये बबल बढ़ता है। पहले गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डर के चलती थी, कंजर्वेटिव अप्रोच रखते थे कि पीएफ का पैसा, ये सब पैसा जो हम लोग स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं लेके जाते थे, आरबीआई के पास बहुत सारा पैसा अलग पड़ा होता था। अब उस पैसे को भी हमने जो है वो स्टॉक मार्केट और मार्केट्स के अंदर लाना शुरू कर दिया। हालांकि पीछे बड़ा ह्यू एंड क्राई मचा था जब आरबीआई ने भी कहा था कि नहीं यार, बैंकिंग सिस्टम का ये जो पैसा, रिजर्व पैसा है, इसको नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए। 100 रुपये पे ब्याज 1% का कितना आएगा? 1 रुपया। 1 लाख पे कितना आएगा? 1000। 1 करोड़ पे 1 लाख, तो 1 लाख कमाना है तो 1 करोड़ लगाना है।
है ना। तो वही वाली चीज़ हो रही है, मार्केट में पैसा गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत आया है जो पहले नहीं लगता था। इसके अलावा सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ है, मैं और आप इतने सारे एक्टिव हो गए, अपने अपने काम धंधे बंद करके लोग स्टॉक मार्केट में आए, क्योंकि मैंने अभी बोला कि पिछले 10-12 सालों में स्टॉक मार्केट ने केवल बढ़ती देखी है और लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। और अब उनको लगने लग गया है कि इससे अच्छा काम नहीं है। जिसने लकड़ी का काम था वो बंद करके स्टॉक मार्केट में आ गया, जिसका स्टील का काम था बंद करके स्टॉक मार्केट में आ गया। सुमित शर्मा नौकरी छोड़ के स्टॉक मार्केट में आने को तैयार हैं, जिनको मैं आने नहीं दूंगा अभी इतनी आसानी से, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये भेड़ चाल, क्योंकि हर आदमी जल्दी पैसा कमाना चाहता है। क्लियर? तो चलना है, आराम आराम से चलना है। और ये जो अब साथ में अच्छी बात ये है कि अच्छा निफ्टी क्या है अभी, निफ्टी कितना चल रहा है? 20 मान लेते हैं। निफ्टी कैसे बनता है? मार्केट के शेयर बढ़ने से। मार्केट के शेयर बढ़ने से निफ्टी बढ़ता है। बहुत बढ़िया। जैसे शेयर जितने भी 50 कंपनियां उसको चलाती हैं। अच्छा, निफ्टी का प्राइस कैसे बना? 20,000 निफ्टी का प्राइस कैसे बना? डालो गूगल पे, सब लोग गूगल पे डालो, सबके पास गूगल है। डालो ईपीएस ऑफ निफ्टी, करंट ईपीएस ऑफ निफ्टी कितनी है निफ्टी की ईपीएस? 988, 990 कर लेते हैं ना, ठीक है। अब डालो पीई ऑफ निफ्टी जल्दी से। निफ्टी की करंट पीई क्या है? 21.05 है करंट की, 22 कर लेते हैं। अच्छा नहीं, आज की बताओ, आएगी 23.37। बिल्कुल, मैंने भी यही लिखी थी। चलो आ गया। अब निफ्टी की जो पीई है वो 23 है और निफ्टी का जो ईपीएस है वो है 990। अब ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, और निफ्टी कोई शेयर तो है नहीं, तो अर्निंग तो कंपनियों की होती है। तो निफ्टी की अर्निंग कहाँ से आ गई? निफ्टी की अर्निंग ऐसे आ गई कि निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां हैं, वो 50 कंपनियों की अर्निंग तो होगी, उनका एवरेज लगा दिया तो वो निफ्टी की बन गई। नहीं, 20,000 रुपये प्राइस आप दे रहे हो, 20,000 रुपये की निफ्टी चल रही। अच्छा हम एग्जैक्टली कर लेते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करो जल्दी से। चलो 22,000 मान लेते हैं रफली, 22,724। ठीक है। मोटा माटी हमारी जो है, ये आप लोगों ने एग्जैक्ट, जो ये मैंने अभी उसमें नहीं लिया, ये था कितना 27 पॉइंट कुछ ये था। तो रफली जो है वो हमारी निफ्टी 21,000 के आसपास हमारी निफ्टी चलती है। और वो निफ्टी बनती किससे? अगर आप एग्जैक्ट निकालोगे तो निफ्टी ये बन जाएगा। निफ्टी का प्राइस कैसे बना? ईपीएस इंटू पीई। अब ईपीएस है अर्निंग और पीई क्या है? पीई है अट्रैक्शन, यानी कि 988 रुपये साल में कमाने के लिए आप 22,000 रुपया इन्वेस्ट करने को तैयार हो। कितने गुना ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो? 23 गुना। निफ्टी को का रेट 22,000 है, आपने एक निफ्टी खरीदी 22,000 में और उसकी ईपीएस है 988, यानी कि हर साल उसकी जो अर्निंग है वो कितनी है? 988 रुपये आपको मिलेंगे 22,000 रुपये लगा के, ठीक है। समझ में आया? 22,000 रुपये लगा के 988 रुपये आपको मिलेंगे अर्निंग जो है उसकी, जिस हिसाब से वो ग्रोथ कर रहा है। तो कितने टाइम ज्यादा दे दिया आपने? 23 गुना। हम 23 गुना ज्यादा पैसा देने को तैयार हो रहे हैं निफ्टी पे। तो इसको हम बोलते हैं, अगर बोलते तो पीई है, लेकिन आम भाषा में हम इसको बोलते हैं अट्रैक्शन। अब ये अट्रैक्शन क्यों 23 गुना हम ज्यादा देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हमको बहुत सारी पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही हैं। क्या हम देख रहे हैं? फेड जो है उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट अब बढ़ाने रोक दिए। इसके अलावा हिंदुस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बढ़िया काम हो रहा है और हिंदुस्तान एक ग्रोथ स्टोरी है ना। इसके अलावा जब से चाइना डाउन हुआ है, सारा का सारा काम कहाँ आ गया? इंडिया में। तो बहुत सारे अट्रैक्शंस इंडियन मार्केट में आ गए हैं। तो हम 23 गुना पैसा देने को तैयार हैं। अब अगर बाई चांस अभी कुछ बहुत गलत हो जाए, गलत ये हो जाए कि चाइना हिंदुस्तान के ऊपर अभी अटैक कर दे, तो क्या होगा? मार्केट क्यों गिरेगी? ईपीएस तो नहीं गिरेगी। ईपीएस क्या होती है? ईपीएस होती है अर्निंग। ऐसा तो है नहीं कि अर्निंग हर 3 महीने में आएगी, जो रिजल्ट आते हैं। हाँ, 3 महीने बाद भी है। और चाइना ने आज अटैक करा और ये 22,000 का रह गया, मान लो 15,000। ये तो नहीं गिरेगा ना, नहीं गिरेगा। ये तो यही रहेगा ना। क्या गिरेगा? डिवाइड करो जरा 15,000 को 988 से। 15 पीई कितनी रह गई? 23 से 15 पीई रह गई, यानी कि अट्रैक्शन कम हो गया। हमारा मार्केट के लिए
अट्रैक्शन कम हो गया क्योंकि चाइना ने अटैक कर दिया, पता नहीं अब क्या होगा, है ना। तो ये पीई जो है वो अट्रैक्शन है, और इसको देखते हुए हम ये बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि पीई बेसिकली मार्केट का थर्मामीटर है। हम पीई से ये जज कर लेते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है या बहुत ज़्यादा ठंडी तो नहीं है। अब ये गर्म और ठंडी कैसे पता लगेगी? ये 23 की पीई ज़्यादा है या कम है कैसे पता लगेगी? ये लाइन छोटी है या बड़ी है? जब तक दूसरी लाइन नहीं आएगी जब तक नहीं पता लगेगा कि ये छोटी है कि बड़ी है। अब ये 23 का पीई ज़्यादा है या कम है कैसे पता लगेगा? तो अब मुझे कोई ना कोई कंपैरिजन चाहिए। कंपैरिजन किससे करूं? कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब ये बताओ, हिंदुस्तान के अंदर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक आम आदमी कहाँ करता है? ये मैडम को स्टॉक मार्केट नहीं आती है लेकिन इनके पास एफडी होगी, है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग एफडी को ही विश्वास करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जिनको स्टॉक मार्केट में नहीं आ रहा। एफडी पे क्या रिटर्न आ रहा है बेटा बताओ? आजकल 8 रुपये आ रहे हैं। मतलब अगर मैं 100 रुपये लगाता हूँ, अगर मैं 100 रुपये की एफडी करा दूँ, अच्छा 100 रुपये की अगर मैं एफडी करा दूँ तो मुझे कितना इंटरेस्ट आएगा? 8 रुपये। यानी कि प्राइस कितना हुआ भाई? 100 रुपये खर्च रहा हूँ ना, और ईपीएस कितना आ रहा है? 8। तो क्या बना फिर? प्राइस 108 इज इक्वल्स टू अर्निंग इंटू पीई। प्राइस 100 रुपये, अर्निंग कितनी है? 8 रुपये। पी निकालो जल्दी से। 12.5 13 कर लेते हैं। समझ में आया? अब बैंक की एफडी की पीई कितनी है? 13। यानी कि 100 रुपये लगा रहा हूं 8 रुपये कमाने के लिए, और कितने गुना देने को तैयार हूं? 13 गुना। बैंक की एफडी में 13 गुना पैसा देने को तैयार हूं। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, लेकिन अब बैंक की एफडी की पीई कितनी है? 13। यानी कि अगर बैंक की एफडी की पीई 13 है और स्टॉक मार्केट की पीई कितनी है, तो इसका मतलब पता लग गया कि स्टॉक मार्केट का आकर्षण ज़्यादा है और एफडी का कम है। अब स्टॉक मार्केट का ज़्यादा क्यों है? स्टॉक मार्केट का आकर्षण ज़्यादा इसलिए है क्योंकि स्टॉक मार्केट बैंक से ज़्यादा कमाएंगे। कैसे? स्टॉक मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर कंपनियां होंगी 50। ये कंपनियां लोन किससे लेंगी? बैंक से। बैंक एफडी का पैसा इनको देगा। एक आम आदमी, मैडम ने एफडी कराई 8% पे, मैडम से पैसा लिया 1 लाख रुपया 8% पे, और रिलायंस इंडस्ट्री को दे दिया 12% पे। दिया ना? और रिलायंस 12% पे क्यों लेगा? क्योंकि वो 18 से 20% कमाएगा। अगर 18 से 20% नहीं कमाएगा तो 12% कहां से पे करेगा? और अगर वो 18 से 20% कमाएगा तो इसका मतलब कमाई कहां ज्यादा आएगी? रिलायंस में या बैंक की एफडी में? तो इसीलिए उसका आकर्षण ज्यादा है। रिलायंस का आकर्षण ज्यादा है, इसका मतलब स्टॉक मार्केट का आकर्षण ज्यादा है, इसका मतलब निफ्टी का आकर्षण ज्यादा है, क्योंकि निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक्स हैं। तो इसीलिए निफ्टी की पीई 23 है और बैंक की एफडी की 23। अब मैंने आपको कहा कि स्टॉक मार्केट बहुत महंगा है या सस्ता है, कंपैरिजन मिल गया क्या? जो निफ्टी का है वो पीई है 23 और बैंक की मोटे तौर पर कितनी है? 13। तो ये जितना इसके क्लोज होगा उतना मार्केट सस्ता है, ये जितना इससे दूर होगा उतना मार्केट बहुत महंगा है। और ये अगर इसके नीचे चला गया, 12 ही रह गया निफ्टी, तो मार्केट बहुत सस्ता है। ठीक, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ बात और भी है। इंटरेस्ट रेट तो बढ़ते घटते रहते हैं। ये आज पीई रेशो 13 है, लेकिन आज से 2 साल पहले जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 ही आ गया था, याद है? 5 का था एफडी का ब्याज, 5.5 ठीक है। अब जरा घटाओ, कितनी, अब कितनी हो गई पीई? 20। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं, ये इंटरेस्ट रेट गिर गए तो पीई बढ़ जाता है। जब इसीलिए क्या होता है, जैसे ही फेड क्या करता है, जब इंटरेस्ट रेट कट करता है तो मार्केट बढ़ जाती है। होता है ना? यही रीजन है। इंटरेस्ट रेट कट हुआ, पीई बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आकर्षण बढ़ गया। आकर्षण क्यों बढ़ गया? क्योंकि कंपनियों को सस्ता लोन मिलेगा, कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर? अब आजकल मार्केट क्यों पीछे गिर रहा था कि फेड क्या कर रहा था? हर बार रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मार्केट नीचे आया था पीछे। और उसके बाद अब फेड ने कह दिया कि नहीं, उनके जो इकोनॉमिकल डाटा आया वो सब बढ़िया आने लगा, तो उन्होंने कहा नहीं अभी चांसेस नहीं है, तो मार्केट ने
आई होप, मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट होगा तो अतुल सर हैं, और आप लोगों की कोई भी जो डाउट्स होंगे वो अतुल सर यहाँ पर होंगे। बीच बीच में मेरा जब भी मौका लगेगा मैं आऊँगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का आने के लिए। जनकपुरी, वेस्ट दिल्ली पूरा कैटर करेगा, जनकपुरी IFMC। और जो स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारे वो आते थे, सर लाजपत नगर आना प्रॉब्लम है या पीतमपुरा भी प्रॉब्लम है, तो ये ब्रांच आप लोगों को कैटर करेगी वेस्ट दिल्ली के लिए। तो और बेस्ट फैकल्टी हमारे यहाँ पर मोहित सर भी होंगे और अतुल सर होंगे, और बीच बीच में जब मेरा कोई सेशन होगा तो मेरे को बुलाओगे तो मैं आ जाऊँगा। तो बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या हमारे क्लासरूम कोर्सेज में हैं, उनके लिए टास्क तैयारी अगले सप्ताह का, ये जो हम एपिसोड देते हैं हर संडे को, इसका 15 मिनट का एपिसोड होता है, जिसमें हम UDTS के हिसाब से, मेड के हिसाब से, मार्केट एनालिसिस बाय डेटा एंड इवेंट, और साथ में जो UDTS के हिसाब से कि मार्केट का नेक्स्ट वीक क्या फोरकास्ट होगा। तो बेसिकली कि स्टूडेंट का और हमारा जो सिंक है वो लगभग एक जैसा हो, ताकि अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं यार ये तो हमको नहीं समझ में आया, तो आप फ़ौरन अपने फैकल्टी से बात कर सकते हो कि सर ये तो सर ने ऐसा बताया, तो ऐसा क्यों बताया। ठीक है, तो अगर आपका कोर्स जब ख़त्म भी हो जाता है तो भी आप हर संडे 15 मिनट अगर आप इसको देख लेते हो तो नेक्स्ट वीक के लिए आप ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाते हो, टेक्निकली और न्यूज़ और डेटा के लिहाज से भी।